हेलो 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 वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम कर रहे थे एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जिसको हम यूपीएससी की भाषा में जीएस 4 भी कहते हैं। और उसमें पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कल्चरल रिलेटिविज्म। और आज इसका हम थोड़ा लिमिटेशंस को समझेंगे ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाए और आंसर राइटिंग के लिए थोड़ा माल मसाला मिल जाए। तो हम कर रहे थे एथिकल रिलेटिविज्म। इससे पहले हम एथिकल यूनिवर्सलिज्म कर चुके हैं और एथिकल रिलेटिविज्म के तीन पार्ट हैं। एक है टेम्पोरल रिलेटिविज्म, दूसरा है स्पेशियल या कल्चरल रिलेटिविज्म और तीसरा है सिचुएशनल रिलेटिविज्म। तो हम ये वाला पार्ट कर रहे थे जिसको हमने समझ लिया था और आज इसका एनालिसिस हम देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके देख सकते हैं, ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं स्पेंड करेंगे। बट लेक्चर शुरू करें उससे पहले हर बार की तरह प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन दबा दो। सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। अब देखते हैं इसकी थोड़ी लिमिटेशंस कि क्या क्या नुकसान है। सबसे पहले इसकी लिमिटेशन या इसकी प्रॉब्लम क्या है कि हार्मफुल प्रैक्टिसेस जो होती है ना किसी भी कल्चर की, उनको कंडेम करना, उनकी बुराई करना, बहुत उनको क्रिटिसाइज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि कल्चर जो है वो कई बार एक्सक्यूज बन जाता है हार्मफुल बिहेवियर को जस्टिफाई करने का। एक सोसाइटी अगर किसी प्रैक्टिस को मॉरली वैलिड मानती है तो आप उसको कैसे चैलेंज करोगे? ठीक है, इवन इफ इट सीरियसली हार्म्स इंडिविजुअल्स, तो आप उसको ये कह के जस्टिफाई कर सकते हो तो भाई हमारी सोसाइटी में ये मॉरल है। आप बाहर से आए हो, आप कौन, आपको क्या मतलब, आप अपना देखो आपकी सोसाइटी में क्या मॉरल है इमोरल है। अब एग्जांपल देखो, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। तो बहुत सारी कम्युनिटीज होती हैं जहां पे कि इसको डिफेंड किया जाता है एज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, क्योंकि ये प्योरिटी, मैरिजेबिलिटी और सोशल एक्सेप्टेंस के आइडियाज से डीपली कनेक्टेड है। बट अगर आप इसको एक ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव से देखोगे तो बॉडीली इंटीग्रिटी और हेल्थ के लिए ये बहुत सीरियस कंसर्न्स हैं, उसको रेज करता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाता है कि क्या कोई भी प्रैक्टिस मॉरली एक्सेप्टेबल हो जाएगी जस्ट बिकॉज कि आपका कल्चर उसको एक्सेप्ट करता है? और यही जो है ये एक सेंट्रल क्रिटिसिज्म है मॉरल का, एथिकल वो सॉरी कल्चरल रिलेटिविज्म का। अब ये सीरियस कंसर्न क्यों है कि देखो, पहला है विक्टिम सफरिंग। कि अब एफजीएम ही है, मान लो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, तो इट को पेन भी करता है, एक लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा हो जाता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स तो होती ही होती हैं, इवन लाइफ तक एंडेंजर हो सकती है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि इसको प्रॉपर मेडिसिन मेडिसिन प्रैक्टिशनर जो होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो करते हैं, नहीं। ऐसे ही जो आपके लोकल लेडीज होगी या कोई होगी वो करते हैं। इवन मैंने तो यहाँ तक पढ़ा था कि नॉर्मल कैंची से ही कर देते हैं। तो इट इज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। वायलेशन ऑफ राइट्स तो है ही कि फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे आपकी बॉडीली इंटीग्रिटी है, डिग्निटी है, इक्वालिटी है, उसको भी ये वायलेट करता है। देन अगेन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क जो है वो ऐसी प्रैक्टिसेस को एक वायलेशन बताता है ह्यूमन राइट्स की। ओके। और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्टेट्स और सोसाइटीज जो हैं उनकी ड्यूटी होती है कि वो इंडिविजुअल्स को सीरियस हार्म से प्रोटेक्ट करें। तो उसके भी ये अगेंस्ट जाता है। तो कल्चर जो है वो एक प्रैक्टिस को एक्सप्लेन तो कर सकता है कि भाई हमारे यहाँ पे ये प्रैक्टिस है और इसको हम इस वजह से प्रैक्टिस करते हैं। ओके। बट इस एक्सप्लेनेशन का मतलब ये नहीं होता कि वो प्रैक्टिस जो है वो मॉरली जस्टिफाई होगी। तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन क्या है कि जस्ट बिकॉज आप कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में किसी प्रैक्टिस को समझते हो, ओके, कि वो लोग व्हेल हंटिंग क्यों करते हैं या फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन क्यों होता है, आप उनके कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में उसको समझ गए। बट ये जो मॉरल इवैल्यूएशन है ना, ये इसको अब आपको ह्यूमन डिग्निटी के पैमाने पे रख के भी इसको मेजर करना है, इक्वालिटी और फंडामेंटल राइट्स के पर्सपेक्टिव से भी आपको इसको मेजर करना है कि क्या ये इन मापदंडों पे, इन मेजर्स पे खरी उतरती है या ये इनको वॉयलेट कर रही है। ओके। तो रिस्पेक्ट कल्चरल डाइवर्सिटी, देखो दूसरों के कल्चर को रिस्पेक्ट करो, बट डू नॉट अलाउ द कल्चर टू जस्टिफाई सीरियस हार्म। तो टेस्ट क्या है यहाँ पे? क्या ह्यूमन डिग्निटी अपहोल्ड हो रही है? क्या फंडामेंटल राइट्स अपहोल्ड हो रहे हैं? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अपहोल्ड हो रही है? इफ यस देन दैट प्रैक्टिस इज एक्सेप्टेबल, इफ नो देन दैट प्रैक्टिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सेकेंड है, इट वीकन्स यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। तो कल्चरल रिलेटिविज्म जो है वो इट कैन क्रिएट टेंशन विद द आइडिया दैट कि कुछ राइट्स जो हैं वो हर इंसान, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स क्या कहते हैं कि कुछ राइट्स ऐसे हैं जो आपको मिले हुए हैं नॉट बिकॉज ऑफ योर कल्चर,
नॉट बिकॉज़ ऑफ योर कास्ट और योर स्किन कलर और योर रेस और योर एथनिसिटी और योर रिलिजन। वो राइट्स आपके इनहेरेंट राइट्स हैं बिकॉज़ यू आर अ ह्यूमन। सो दे आर यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। अब ये जो है ना, ये कई बार कल्चरल रिलेटिविज्म के कॉन्ट्रास्ट में आ जाता है, उससे कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। कैसे? मान लो एक सोसाइटी जो है वो अ, अपने रिलीजन का जो क्रिटिसिज्म है उसको प्रोहिबिट करती है कि भाई हमारे रिलीजन का या हमारी पॉलिटिकल अथॉरिटीज का आप क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे अगर आप इस सोसाइटी के कल्चर को ही अल्टीमेट मॉरल स्टैंडर्ड मानोगे, तो एक आउटसाइडर जो है या फिर एक ऐसा इंसान इसी सोसाइटी का जो इन चीजों से डिसएग्री करता है, ओके, उसको ही विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू आर्ग्यू दैट इंडिविजुअल्स हैव यूनिवर्सल राइट टू एक्सप्रेस डिसेंट। कि डिसेंट जो है, डिसएग्री करना जो है, वो उसका एक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है। तो ऐसी सोसाइटी में डिसेंट को डिसरिस्पेक्ट, डिसलॉयल्टी या इवन क्राइम की तरह भी देखा जा सकता है। तो यूनेस्को भी कहता है कि आप कल्चरल डाइवर्सिटी को किसी के ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम्स पे एनक्रोच करने का जस्टिफिकेशन नहीं बना सकते। ओके, क्योंकि ह्यूमन राइट्स जो हैं वो हर एक ह्यूमन बीइंग्स के इनहेरेंट राइट्स हैं। वो यूनिवर्सल हैं अक्रॉस ऑल कल्चर्स, वो इनएलियनेबल है, यानी कि आप उनको किसी से दूर नहीं कर सकते। और वो इंडिविजिबल एंड इंटरडिपेंडेंट है। तो अब ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि आप अगर कल्चर से ही मोरालिटी डिफाइन होगी और आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, तो इससे क्या होगा कि आपकी बेसिक ह्यूमन डिग्निटी जो है वो वायलेट होती है। ये बहुत डिफिकल्ट कर देता है कि अगर आप कल्चरल ऑपरेशन का शिकार हैं, यानी कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे जैसे लड़कियों को स्कूल नहीं जाने देते, विमेन को फ्रीडम नहीं है, ओके, या आप डिसेंट करते हो तो आप पे ब्लास्फेमी लॉज लग जाते हैं, आपको डेथ पेनल्टी मिल जाती है। तो इन चीजों को आप चैलेंज कैसे करोगे? इस ऑपरेशन को आप चैलेंज कैसे करोगे? ओके, तो इससे क्या होता है, ग्लोबल कोऑपरेशन भी कम होती है इन टॉपिक्स लाइक स्लेवरी, डिस्क्रिमिनेशन, टॉर्चर, जेंडर इक्वालिटी, चाइल्ड मैरिज। इन पे अगर बाकी कंट्रीज बोलते हैं तो वो कहेंगे कि भाई हमारा कल्चर है, हमारे कल्चर में ये सब मॉरल है, हु आर यू टू स्पीक ऑन दिस? तो इससे इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी, ग्लोबल कोऑपरेशन भी वीकन होती है। ओके, तो कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो वैल्यूएबल है, नो डाउट, बट इट शुड ऑपरेट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड फंडामेंटल राइट्स। तो अगेन, कल्चरल डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करो, बट ह्यूमन डिग्निटी और फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड करो। तो कल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं उनको समझो, बट उनको ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करो जब वो ह्यूमन राइट्स को वायलेट करे। थर्ड है, इट कैन ऑब्स्ट्रक्ट मॉरल रिफॉर्म। आप देखो, अगर आपके कल्चर में कोई प्रैक्टिस है और उसको ऑटोमेटिकली मॉरली करेक्ट मान लिया गया, जैसे सती प्रथा थी मान लो, ओके, तो फिर रिफॉर्मर्स जो हैं वो उसको चैलेंज कैसे करेंगे? क्योंकि चैलेंज तो आप उस चीज को कर सकते हो ना जिसको आप मॉरली गलत मानते हो। बट अगर मोरालिटी कल्चर से ही डिफाइन हो रही है, तो आप किसी चीज को चैलेंज किस बेसिस पे करोगे? ओके, कह देंगे कि भाई हमारा कल्चर कहता है सती इज मॉरल, तो आप कौन होते हो इसको चैलेंज करने वाले? तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या खड़ी हो जाती है कि सोसाइटी जो है, एक्सक्यूज दे दिया जाएगा कि भाई इसी तरह ट्रेडिशनल, हमारी तो सोसाइटी ट्रेडिशनली ऐसे ही चलती आई है, ये हमारी ट्रेडिशन है। तो मॉरल बेसिस जो है, आप जो रिफॉर्म करना चाह रहे हो, आप सती प्रथा खत्म करना चाह रहे हो, आप अनटचेबिलिटी खत्म करना चाह रहे हो, आप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना चाह रहे हो, उसको सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशन या ट्रेडिशन बोल के डिफेंड किया जा सकता है और किया भी जाता रहा है। अब एग्जांपल है, देखो, रेशियल सेग्रीगेशन यूनाइटेड स्टेट्स में जो है वो नस्ल भेद बहुत होता था, यानी कि स्किन कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, रेशियल सेग्रीगेशन होता था, इवन ये होता था कि गोरे और काले बच्चों के स्कूल्स भी अलग अलग होते थे। फिर रिफॉर्मर्स आए लाइक मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ओके, और उन्होंने इस सोशल ऑर्डर को चैलेंज किया और इक्वालिटी और जस्टिस की बात की। अब ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि अब हार्मफुल ट्रेडिशंस हैं, जैसे कि ये रेशियल सेग्रीगेशन वाली प्रॉब्लम है। अगर पूरी सोसाइटी इसको फॉलो कर रही है तो ये मॉरली एक्सेप्टेबल लगेगी जस्ट बिकॉज भाई सब फॉलो कर रहे हैं इसको। तो इससे क्या होगा कि आप इनजस्टिस और इनइक्वालिटी को क्वेश्चन करोगे, तो आपको डिस्करेज किया जाएगा कि भाई हु आर यू टू चैलेंज सोसाइटल नॉर्म्स? ये हजार लाख करोड़ लोग हैं, ये बेवकूफ हैं क्या? तुम अकेले ज्यादा समझदार हो, तुम्हें ज्यादा पता है। तो इससे क्या होता है, मॉरल करेज जो है वो वीकन होता है, जो कि हमें चाहिए होता है। मॉरल करेज हमें किस लिए चाहिए होता है? ताकि हम ऑपरेशन को, डिस्क्रिमिनेशन को या गलत चीजों को चैलेंज कर सके, उसको अपोज कर सके।
अब रिफॉर्मर्स जो हैं वो मोरालिटी को, सोसाइटल मोरालिटी अपनी खुद की, यानी कि अगर उनकी सोसाइटी किसी गलत चीज को मॉरल कह के प्रैक्टिस कर रही है, तो रिफॉर्मर्स उसको चैलेंज करते हैं रादर देन सिंपली फॉलोइंग इट। तो हमने क्या एग्जांपल देखे, स्लेवरी का देखा, विमेन के जो वोटिंग राइट्स हैं उसका देखा, हमने अनटचेबिलिटी का देखा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का देखा, सिविल राइट्स मूवमेंट देखा। तो ये सब यहीं पे मतलब आप एग्जांपल्स ऐड कर सकते हो। देन फोर्थ है, इट क्रिएट्स मॉरल इनकंसिस्टेंसी। कैसे? कि कल्चरल रिलेटिविज्म जो कहता है कि हर कल्चर के मॉरल बिलीफ्स जो हैं वो वैलिड हैं ओनली विद इन देयर ओन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। यानी कि एक सोसाइटी है, ये दूसरी सोसाइटी है, और ये तीसरी सोसाइटी है। अगर ये लोग फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन प्रैक्टिस करते हैं, तो इस चार दीवारी के अंदर, इनकी सोसाइटी के अंदर भाई ये मॉरल है। अगर ये लोग गर्ल चाइल्ड की भ्रूण हत्या प्रैक्टिस करते हैं, ओके, फीमेल फीटिसाइड, तो इनके कल्चर की चार दीवारी में, बाउंड्री में ये चीज भी मॉरल है। तो इससे क्या होगा? अलग अलग मोरालिटी हो गई, तो यहाँ पे मॉरल इनकंसिस्टेंसी होगी। हमारे पास कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ही नहीं बचेगा मोरालिटी को जज करने का। तो अब यहाँ से डिलेमा आता है कि जब कल्चर्स डिसएग्री करते हैं और क्लेम करते हैं कि भाई ये कहेंगे कि हम फीमेल फिटिसाइड करते हैं और हमारी सोसाइटी में सही है। दूसरी सोसाइटी कहेगी कि नहीं भाई ये गलत है, लड़कियों को जीने का अधिकार है। तो आप इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करोगे? क्योंकि अपने-अपने कल्चर में मॉरल रिलेटिविज्म के अकॉर्डिंग तो दोनों चीजें सही है ना। तो आप इसको चैलेंज कैसे करोगे? तो एग्जाम्पल हमने देखा फीमेल फिटिसाइड का। तो यहाँ पे फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर दोनों जजमेंट्स इक्वली वैलिड हैं अपने कल्चर में, तो कौन सा इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड हम यूज करें ये डिसाइड करने के लिए कि उनमें से कौन सी सोसाइटी गलत है। तो स्ट्रॉन्ग रिलेटिविज्म जो होता है ना, एथिकल मॉरल कल्चरल रिलेटिविज्म, वो कोई कॉमन क्राइटेरिया आपको नहीं प्रोवाइड करता। जैसे यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स है, वो एक कॉमन क्राइटेरिया देते हैं आपको कि ये राइट्स हैं, ये आप सब पे अप्लाई करोगे, एंड जो इस चीज के साथ एग्री कर रहा है वो सही है। बट रिलेटिविज्म में ऐसा कोई कॉमन क्राइटेरिया नहीं होता जिससे आप दो पोजीशंस को जज कर सको। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, किसी ऑफेंस के लिए पनिशमेंट। अब सोसाइटी ए जो है वो कहती है कि चोरी करने वाले के हाथ काट दो, और सोसाइटी बी कहती है कि भाई हाथ काटना इज टू मच इनह्यूमेन, आप उसको 4-5 साल की सजा कर दो, उसको रिफॉर्म करने की कोशिश करो। बट अब अगर हम इनकी मॉरल बाउंड्रीज में, इनके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में देखें, ओके, तो ये कहते हैं कि भाई हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में तो ये सही है, और ये कहते हैं हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में ये सही है। तो अब अगर कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड होगा ही नहीं, तो आप कैसे जज करोगे कि भाई कौन सा एथिकल है और कौन सा अनएथिकल है? तो बिना किसी शेयर्ड मॉरल स्टैंडर्ड के कल्चरल रिलेटिविज्म जो है ना, वो कॉन्ट्राडिक्टरी मॉरल क्लेम्स ले आता है। यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है, जबकि दोनों आपस में ऑपोजिट है, जिनको हम रेशनली रिजॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए हमें एक बैलेंस की जरूरत होती है, जिसमें अगेन हम कल्चरल डाइवर्सिटी की तो रिस्पेक्ट करें, बट ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को उसके ऊपर रखें। देन फिफ्थ है, इट कैन प्रोटेक्ट ओप्रेसिव अथॉरिटीज। तो कई बार क्या होता है, जो लोग कल्चर को डिफाइन करते हैं ना, मतलब कल्चर को डिफाइन करने वाले लोग वो होते हैं जिनके पास पावर होती है, और वो कहते हैं कि भाई ये हमारा कल्चर है। तो आउटसाइडर्स या फिर हमारे खुद के सिटीजन्स जो हैं उनके पास कोई राइट नहीं है हमारे कल्चर को अपोज करने का। ये रूलिंग क्लास कह रही है, या इन्फ्लुएंशियल क्लास मान लो कहती है। तो अब ये कैसे होता है? गवर्नमेंट होगी, कोई रिलीजियस अथॉरिटी होगी, या डोमिनेंट सोशल ग्रुप हो गया, ओके। तो ये लोग क्या कहते हैं कि ये कल्चर को शील्ड की तरह यूज करते हैं ताकि ये अपनी पावर को प्रोटेक्ट कर सके और अकाउंटेबिलिटी को अवॉइड कर सके। अब मान लो कहीं पे रूलिंग अथॉरिटी जो है वो कहती है कि भाई विमेन जो है, ना तो हम उनको एजुकेशन में पार्टिसिपेट करने देंगे, ना हम उनको पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट करने देंगे, वोटिंग वोटिंग तो बिल्कुल नहीं करने देंगे। और वो इस रिस्ट्रिक्शन को ये कह के डिफेंड कर देते हैं कि भाई ये हमारे ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यूज हैं। औरत है वो घर में रहेंगी, किचन में रहेंगी, और अपना ऐसे पूरे कपड़े पहनेंगी, और पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, और 12 साल की हो जाएंगी तो हम उनकी शादी कर देंगे। दैट इज आवर कल्चर, ओके। तो अब अगर आप कल्चरल रिलेटिविज्म के प्रिंसिपल से इसको देखोगे, तो ये जस्टिफाइड है कि भाई इनकी जो मॉरल बाउंड्री है, जो इनका कल्चर है, उसकी बाउंड्री के अंदर तो ये मॉरल ही है ना, क्योंकि सब एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि किसका कल्चर आप प्रोटेक्ट कर रहे हो? क्या ये सबका कल्चर है? अब ईरान का एग्जांपल देखो, वहां पे सेम विमेन वाली यही कंडीशन है,
बट women आर प्रोटेस्टिंग देयर, उन women के हस्बैंड, उनके भाई, उनके बेटे, दे आर प्रोटेस्टिंग देयर। बट उसको अपोज कौन कर रहा है? जो पावरफुल रूलिंग क्लास, यानी कि वहां के जो रिलीजियस लीडर्स हैं, वो इस इन चीजों को डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं, लड़कियों को हम नहीं पार्टिसिपेट करने देंगे। आईआरजीसी है जो वहां का, आईआरजीसी है ना, वो इसको डिफेंड कर रहा है। तो जो पीपल इन पावर हैं, उन्होंने कल्चर को डिफाइन किया हुआ है। इसलिए कोई भी क्रिटिसिज्म जो एंड रिफॉर्म जो है, उसको एकदम से एंटी नेशनल, एंटी कल्चरल या एंटी रिलीजन का टैग देके उसको क्रश कर दिया जाता है। तो ओप्रेसिव अथॉरिटीज को ये एक जस्टिफिकेशन दे देता है कि आप लोगों के राइट्स को वॉयलेट कर सको, प्रोटेक्टिंग द कल्चर के नाम पे। अब यहाँ पे क्या है कि इंडिविजुअल्स, एक ही कल्चर में जो लोग होते हैं, वो डिसएग्री कर सकते हैं कि भाई, एक बंदा कहे कि भाई मुझे तो ये इस तरह का पहनावा पहनना है, और दूसरी इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाली हो, ठीक है, और वो अपनी सोसाइटी की ट्रेडिशन से एग्री ना करती हो। तो जैसे कि विमेन जो है वो इक्वल राइट्स डिमांड कर रही हैं, या यूथ जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी कस्टम्स को चैलेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। माइनॉरिटीज जो हैं वो अगर एक्सक्लूडेड हैं, तो वो अपनी इस एक्सक्लूजन को चैलेंज कर रहे हैं कि भाई, हमें अनटचेबल क्यों कहते हो, या हमारे अगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आप क्यों करते हो। या इंडिविजुअल्स हैं वो इनजस्टिस के अगेंस्ट आवाज उठा रहे हैं कि भाई, अभी बच्चे कह रहे हैं पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, या सड़कों पे पानी क्यों भर रहा है, या फिर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर क्यों नहीं है, सीवेज सिस्टम क्यों नहीं है, ओके, या करप्शन इतना क्यों हो रहा है। तो इस सब को आप सप्रेस कर सकते हो, क्रश कर सकते हो, बिकॉज रूलिंग क्लास के जो इंटरेस्ट्स हैं, वो कल्चर की इस मैन्युफैक्चर डेफिनेशन के अंडर हैं, ताकि उनका मतलब सीधा होता रहे। ओके, देन नेक्स्ट है, इट मेक्स ग्लोबल एथिकल कोऑपरेशन डिफिकल्ट। अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसमें, अगेन हमने पहले भी देखा था, क्या होता है कि हमको कॉमन एथिकल स्टैंडर्ड्स चाहिए होते हैं। ओके, बट अगर हर कल्चर की प्रैक्टिसेस जो हैं वो उनके खुद के कॉन्टेक्स्ट में, उनके खुद की चार दीवारी में वैलिड हैं, वहां पे वो मॉरल है, तो फिर दुनिया इनजस्टिस के अगेंस्ट यूनाइट कैसे होगी? अब कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जेनोसाइड, टॉर्चर, रेफ्यूजी प्रोटेक्शन, स्लेवरी, वॉर क्राइम्स। अब ये किसी एक कंट्री को अफेक्ट नहीं करती, ये पूरी ह्यूमैनिटी को अफेक्ट करती है। बट अगर सब इस पे कॉमन स्टैंड नहीं ले पाएंगे, कहेंगे कि भाई, कोई कंट्री है उसको चीप लेबर चाहिए, वो कहेगा कि भाई हमारे लिए तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग मॉरल है। कोई कंट्री है वो अपनी माइनॉरिटीज को खत्म करना चाहता है, तो कहेंगे भाई ठीक है, हमारा देश, हमको तो जेनोसाइड पसंद है, ये तो मॉरल है। कोई कंट्री है वहां पे आप टॉर्चर को मॉरल बताते हो, कहीं पे स्लेवरी को, इसी तरह से। तो वो लोग कॉमन ग्राउंड्स पे आ ही नहीं पाएंगे, तो उससे एथिकल कॉपरेशन जो है ग्लोबल लेवल पे, वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो मैंने एग्जांपल बताया, कि भाई कोई कह दे कि ये तो हमारे यहाँ पे हिस्टोरिकली एक्सेप्टेड है, या कहीं पे आपको चीप लेबर चाहिए, तो आप कह दोगे दिस इज द इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी, एंड हम कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो ग्लोबल कोऑपरेशन के लिए हमको कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स चाहिए होते हैं, बट जब लोग एग्री ही नहीं करेंगे, तो वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स नहीं आ पाएंगे। तो अगेन, बैलेंस इज नेसेसरी, कि आप कल्चरल डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करो और ह्यूमन राइट्स को भी अपहोल्ड करो। ओके, अब कोर प्रॉब्लम क्या हो जाती है यहाँ पे, यानी कि सो क्रिटिसिज्म का एक क्रिटिसिज्म, इफ कल्चर डिटरमाइंस मोरालिटी, अगर मोरालिटी जो है वो कल्चर से डिटरमाइन हो रही है, तो हाउ कैन वी से कि ये जो कल्चर है वो खुद ही मॉरली रॉन्ग है? फिर कैसे कहा जा सकता है? तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन जो है वो ये नहीं है कि आप कंप्लीटली कल्चरल रिलेटिविज्म को रिजेक्ट कर दो। इंस्टेड, अगेन, फिर वही पॉइंट, कल्चरल डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करो, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझो, बट यूनिवर्सल ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को आप सबसे ऊपर रखो। ओके, और क्रिटिसिज्म भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर अनरिस्ट्रिक्टेड कल्चरल रिलेटिविज्म होगा, तो उससे ओप्रेशन को या कंडेम करना मुश्किल हो जाएगा, ह्यूमन राइट्स को डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा, मॉरल प्रोग्रेस को रिकॉग्नाइज करना मुश्किल हो जाएगा, और आप कॉन्फ्लिक्टिंग प्रैक्टिसेस के बीच में चूज नहीं कर पाएंगे। तो कोर यही निकल के आता है आपका, 100 बातों की एक बात, कल्चरल डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करो और ह्यूमन डिग्निटी को भी रिस्पेक्ट करो और प्रोटेक्ट करो। इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम पे जा सकते हैं। टेलीग्राम को अगर गवर्नमेंट दोबारा से बैन कर दे, तो ये है मेरा व्हाट्सएप का क्यूआर कोड। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके, मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई। यू आर वाचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य, माय नेम इज राव अनूप सिंह। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन दबा दो, ये है आज का मोटिवेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट